This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. We have completed the cardinal approach. Now we are going to start IC approach, that is also known as Hickesian approach, ordinal approach. IC approach as known as Hickesian approach, or ordinal approach. Assalamu alaikum, sir. Comparatively, this approach is more practicable. किससे comparatively? Cardinal approach की निस्बत. तो ordinal approach comparatively more practicable as compared to cardinal approach, but comparatively complex. As we discuss in cardinal approach, it is easy to understand, but ordinal approach is not easy to understand. ये comparatively difficult approach है, ठीक है, practicable जरा ज्यादा है. इस अप्रोच को हम आईसी अप्रोच, इंडिफरेंस अप्रोच क्यों कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे. ऑर्डिनल नंबर्स में और कार्डिनल नंबर्स में फर्क क्या होता है, हिक्सियन ने क्या कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड किया था, इससे मुतालिक हम कुछ बातें पढ़ते हैं, फिर साथ ही हम अजम्पशन स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने बच्चे कार्डिनल अप्रोच में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, नंबर्स में एक्सप्रेस, सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट ऑर्डिनल अप्रोच के मुताबिक यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है. हम इसे क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है. ऑर्डिनल अप्रोच ने क्या कहा, यूटिलिटी इज नॉट इन, कि ये यूटिलिटी जो है ये न्यूमेरिकली मेजर नहीं हो सकती. ये आप ये मत समझे कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली. फिर हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हुए हम ये कहते हैं कि हमें इस चीज से ज्यादा फायदा मिला या हमें इस चीज से कम फायदा मिला, बजाय इसके कि हम ये कहें कि मुझे इस चीज से 20 का फायदा मिला, मुझे इस चीज से 30 का फायदा मिला, या मुझे इस चीज से 12 की सेटिस्फेक्शन मिली. हम ऐसी कोई बात नहीं करते, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. हम रैंक द प्रेफरेंसेस कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ना कि क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट. कार्डिनल यूटिलिटी में 1 2 3 ये कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं. ऑर्डिनल नंबर्स में ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, इसमें हम रैंक कर रहे होते हैं प्रेफरेंसेस। ठीक होगा जी बच्चे? तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं आईसी अप्रोच के अजम्पशंस। जी कोई बच्चा मैसेज कर रहा है, कोई सवाल है जी उनको पूछना है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थी जो आपने कल कराया था, परसों मेरे ख्याल में एग्जांपल जो आपने दी थी इसकी राइस और शुगर की, जी जी सर वो वाले एक सेकंड आप नोट से निकालिएगा। मेरे ख्याल में जो उसकी 6 थी ना, जिसमें आप 100 यूनिट शुगर पे आप लगा रहे हो, उसका शायद आंसर इधर नोट में गलत था या क्या, मेरे ख्याल में। तो वो मैंने कंफर्म करना था। क्वेश्चन ओपन कर दूं? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं, नोट्स के आंसर थे वो। हाँ जी, ये सर 6 वाला यूनिट जो है, मेरे ख्याल में यहाँ पे ये जो एंड पे 6 के बाद 4 है, ये 3 नहीं आना चाहिए था, और इसका आंसर 39 आना चाहिए सर, नीचे ही था। ठीक है जी, ठीक कह रहे हैं। यस सर, ये 6 100 यूनिट। हम कंज्यूम कर रहे हैं जी। 12 अस्सलाम 10 वालेकुम सर। 8 3। ऊपर 4 नहीं आ सकता 100 वाली 3 की नहीं, जगह? ये यहाँ पे गलती हो गई है, ये ऊपर 4 कर दें आप, इसको टेबल में 4 कर दें, यहाँ पे 4 कर दें। चलें, बात एक ही है, चलें ठीक है सर। ठीक हो गया जी बच्चे? आपका थैंक यू बाकी सर। आंसर ठीक हो जाएगा। 12 प्लस 10 22 और 8 30 प्लस 10 40, आंसर 40 के इक्वल हो जाएगा जी बच्चे। ठीक हो गया बच्चे? जी सर, थैंक यू। कोई इशू नहीं है बच्चे। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे assumptions, first one assumption, rationality. What is meant by rationality? Consumer wants to get maximum satisfaction out of his limited resources. This behavior of the consumer is called rationality. Rational consumer, rational user चाहता है कि उसके कम से कम रिसोर्सेज इन्वेस्ट हो और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। कंज्यूमर के इस बिहेवियर को रैशनल बिहेवियर कहते हैं और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है रैशनैलिटी का। तो हम क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, वो अपना मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना चाहता है और कम से कम कॉस्ट पे। इस बिहेवियर को रैशनैलिटी कहते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? रैशनल कंज्यूमर वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब से अपनी कम से कम कॉस्ट पे यूजर मैक्सिमम बेनिफिट अटेन करना चाहता है, डिराइव करना चाहता है। ये बिहेवियर कंज्यूमर का रैशनल बिहेवियर कहलाता है और इसे हम सिंपली कह देते हैं रैशनैलिटी। जी बच्चे, नेक्स्ट ऑर्डिनल अप्रोच। अच्छा बच्चे, हमने पहले कहा था कि यूटिलिटी न्यूमेरिकली, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जा सकता है कार्डिनल अप्रोच में। ऑर्डिनल अप्रोच कहती है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटेटिवली। यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली हम मेजर नहीं कर सकते। हम प्रेफरेंसेस को रैंक करेंगे। रैंक का मतलब क्या कि हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी पे प्रेफर करेंगे।
एक कमोडिटी की हम कहेंगे कि हमें इससे बेनिफिट फायदा ज्यादा मिल रहा है, ग्रेटर देन दिस वन. A commodity gives more benefit as compared to B commodity. मुझे A commodity में ज्यादा फायदा मिला B commodity की निस्बत. तो यूटिलिटी को हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते. यूटिलिटी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. हम यूटिलिटी को रैंक करते हैं, प्रेफरेंसेस को रैंक करते हैं. ये कॉन्सेप्ट ऑर्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट कहलाता है. ठीक होगा जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. पहली दो अजम्पशंस आप लोग पढ़ भी लीजिए. फर्स्ट टू assumptions. जज़ाकुमुल्लाह खैर बच्चे. अच्छा बच्चे, अब ठीक हो गया जी बच्चे. बाकी assumptions को पढ़ने से पहले हम आईसी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं. आईसी को हम कहते हैं इनडिफरेंस. कर्व. इनडिफरेंस कर्व को हम कहते हैं आईसी. आईसी कहलाता है, इनडिफरेंस कर्व और आईसी. अच्छा बच्चे, अब इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है, हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी हम अब अगली अजम्पशन अच्छे से पढ़ पाएंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एन इनडिफरेंस, एक इनडिफरेंस कर्व जिसे हम आईसी कहते हैं. एन इनडिफरेंस कर्व जिसे हम आईसी कह रहे हैं. शोज, इनडिफरेंस कर्व क्या करता है, शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस of two commodities IC indifference कर्व दो कमोडिटीज के इन बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो करता है. अब यहां पे जो बात अब अगली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. दैट समवन wants to consume जो कोई कंज्यूम करना चाहता है. अच्छा, and each combination give same level of satisfaction. और इसका हर कॉम्बिनेशन
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसका हर कॉम्बिनेशन क्या करेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब इस बात को समझते हैं बच्चे, आप मुझे बताइएगा डिफरेंस का क्या मतलब होता है? अगर मैं कह दूं ए और बी डिफरेंट है, इसका मतलब है ए में और बी में फर्क है, ऐसा ही है ना? ए में और बी में फर्क है। बट अगर मैं कह दूं इनडिफरेंट, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हो सभी लोग। अगर मैं वर्ड बोल दूं इनडिफरेंट, अब आई एन ने डिफरेंस, शाबाश, एंटोनिम बना दिया, उसका ऑपोजिट बना डाला, उसको नेगेटिव कर दिया। डिफरेंट से पहले हमने इन लगा दिया, इनडिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ए और बी में अब कोई फर्क नहीं रहा। ए और बी में अब कोई फर्क नहीं रहा, ये इनडिफरेंट हो गया। अब अगर कॉम्बिनेशन मेरे पास है, पहला कॉम्बिनेशन ए, एक दूसरा कॉम्बिनेशन है ए बी, सॉरी, पहला कॉम्बिनेशन ए, सेकेंड वन कॉम्बिनेशन है बी। इनडिफरेंट का क्या मतलब हुआ? मींस ये कि कॉम्बिनेशन ए से कंज्यूमर को जितनी यूटिलिटी मिलेगी, बिल्कुल ठीक बता रहे हो बच्चे आप, नॉट डिफरेंट, बिल्कुल सही हाफिज साहब। कॉम्बिनेशन ए से कंज्यूमर को जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेम सेटिस्फेक्शन, उतनी ही सेटिस्फेक्शन बी से भी मिलेगी। अब इसका मतलब हुआ कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कॉम्बिनेशन ए कंज्यूम करे या कॉम्बिनेशन बी कंज्यूम करे, उसे टोटल हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, फायदा सेम लेवल का मिलेगा। ये है इसकी सबसे बड़ी असम्पशन इस डेफिनेशन की। तो इस डेफिनेशन को हमने पढ़ा इनडिफरेंस कर्व, जिसे हम आईसीबी कहते हैं। वो दो कमोडिटीज के दरमियान डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है, और इसका हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, आईसी। ठीक होगा जी बच्चे? तो ये आईसी की डेफिनेशन है, ये जो अभी हमने पढ़ी। अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए जरा टेबल भी बना लेते हैं, आप लोग मेरी मदद कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चे कॉम्बिनेशंस। कमोडिटीज अच्छा बच्चे, कमोडिटीज हैं दो कमोडिटी, एक कमोडिटी ए है और दूसरी कमोडिटी बी है। कॉम्बिनेशन ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैं कह देता हूं एक कमोडिटी वाई है, दूसरी कमोडिटी एक्स है, ऐसे कर लेते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्बिनेशन बच्चे ए बी सी डी एंड ई, 5 कॉम्बिनेशन। अब मैं ये फिगर्स अज्यूम कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होते रहिएगा, ये तो फिगर असम्पशन बेस है। जैसे हमने पहले लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में टेबल बनाते हुए मैंने फिगर्स अज्यूम की थी। आप कहेंगे ये फिगर्स कहां से आई? फिगर मैं अज्यूम कर रहा हूं। अच्छा, अब मैं फिगर लिख रहा हूं, आप लोगों को फिर भी कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी, वो कंफ्यूजन पहले ही अपनी रिजॉल्व कर लेते हैं। आप ये अप्रोच कौन सी पढ़ रहे हैं? ऑर्डिनरी।
ऑर्डिनल में यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने ही स्टार्ट में कह दिया कि यूटिलिटी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हम यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर कर ही नहीं सकते। ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है। आप यहाँ पे नंबर लिखने लगे हैं सर, तो फिर वही नंबर, पहले भी तो हमने नंबर्स पढ़े और अब हम कह रहे हैं नंबर्स में तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अच्छा, पहले जो हमने नंबर्स लिखे थे वो यूटिलिटी के नंबर्स थे, वो यूटिलिटी की वैल्यूज थी। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यूज लिखने वाला हूं वो यूनिट्स हैं। तो ये अब मैं क्या वर्ड लिखने लगा हूं यहाँ पे, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ताकि अब आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। यहाँ पे क्या है, यूनिट्स ऑफ आ या यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज। क्या वर्ड बोल दिया हमने, यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज के यूनिट्स, कमोडिटीज के यूनिट्स। अच्छा बच्चे, लेट्स सपोज 16 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। कितने यूनिट्स है कमोडिटी वाई के, 16। ये नंबर्स हैं, एक कमोडिटी है वाई एक्सिस के अलोंग, उसके 16 यूनिट है, और कमोडिटी एक्स का 1 यूनिट है। कितने यूनिट है कमोडिटी वाई के, 16। कमोडिटी एक्स का 1 यूनिट, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 16 यूनिट कमोडिटी वाई के, 1 यूनिट कमोडिटी एक्स का, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 12 यूनिट्स कमोडिटी वाई के, 2 यूनिट्स कमोडिटी एक्स के। ये एक सेकंड वन कॉम्बिनेशन है, ये एक और दूसरा कॉम्बिनेशन है। अज्यूम कर रहा हूं फिगर्स। थर्ड वन 9 यूनिट्स कमोडिटी वाई के और 3 यूनिट्स कमोडिटी एक्स। ये टेबल हमारे लिए बड़ा आसान होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। कॉम्प्लेक्स भी लिया जा सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस में 1 का डिफरेंस ले रहा हूं, ताकि मुझे जितनी भी बातें इसकी अजम्पशन से रिलेटेड समझानी है, इसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने डिस्कस करनी है, वो हमारे लिए आसान रहे। अच्छा बच्चे, डी कॉम्बिनेशन 7 यूनिट्स कमोडिटी वाई and 4 units of commodity X. That's the fourth one, D combination that a consumer has. ठीक है ना, कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन है, इनमें से जो कॉम्बिनेशन लेना चाहता है ले ले। लेकिन याद रखना, कंज्यूमर जो मर्जी कॉम्बिनेशन ले लो, सेटिस्फेक्शन तुम्हें तो सेम मिलनी है। ए कॉम्बिनेशन या बी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक आईसी पे है, दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन भी ले लो, सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम ही रहेगा एज पर डेफिनेशन। इसी तरह से बच्चे बी एंड सी कॉम्बिनेशन, इन बी कॉम्बिनेशन 16 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई and 2 units of commodity X. On the other hand, in case of C combination, 9 units of commodity Y and 3 units of commodity X. So, consumer has two combination. Let's suppose B and C. Is there any difference between C and B? No, there is no difference. As किसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, शाबाश, यूटिलिटी के लिहाज से बात कर रहा हूं। इसका मतलब है बी कॉम्बिनेशन जितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, सी कॉम्बिनेशन भी उतनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। और डी कॉम्बिनेशन 7 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई एंड 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, शाबाश, एक्स। अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, तभी तो कंज्यूमर इनडिफरेंट है। ठीक है ना जी। लास्ट वन बच्चे अज्यूम कर रहा हूं 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई एंड 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स।
ठीक हो गई बच्चे बात? जी बच्चे, अब मैं जरा इस टेबल को एक्सटेंड करना चाह रहा हूं। यहां पे मैं लिखने वाला हूं, गौर से सुनना है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? The rate at which one commodity is substituted to an other commodity अब इसको हम समझेंगे इस टेबल की मदद से। बच्चे कंज्यूमर के पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 16 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y and 1 unit of commodity X. Consumer has a combination A. In combination A, consumer would be able to consume 16 units of commodity Y and 1 unit of commodity X. ठीक है जी बच्चे? If consumer wants, अगर कंज्यूमर चाहता है to get another unit of commodity X, be concentrate। बच्चे अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको बात समझ में आएगी फिर। If consumer wants to get an other unit of commodity X, अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो कमोडिटी X का एक फर्दर यूनिट हासिल कर ले। ठीक है जी बच्चे? If consumer wants to get an other unit of commodity X, अगर कंज्यूमर कमोडिटी X का एक फर्दर यूनिट हासिल करना चाहता है। अब रिसोर्सेज तो उसके पास लिमिटेड है, इसके पास तो इतने ज्यादा मजीद पैसे नहीं है कि वो ले सके। रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसे क्या करना पड़ेगा? कुछ यूनिट कमोडिटी Y के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी तो वो अगला यूनिट कमोडिटी X का ले पाएगा, अदरवाइज तो नहीं ले पाएगा। तो उसने क्या किया? 4 यूनिट कमोडिटी Y के सेक्रीफाइस किए। कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए? 4 यूनिट सेक्रीफाइस किए एक फर्दर यूनिट कमोडिटी X का हासिल करने के लिए। 4 यूनिट सेक्रीफाइस किए एक फर्दर यूनिट कमोडिटी X का हासिल करने के लिए। इस रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपसे कहा द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? शाबाश, भी मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी ना, द रेट एट विच वन कमोडिटी, वो रेट, वो प्रोपोर्शन जैसे एक कमोडिटी के कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस किया जाए दूसरी कमोडिटी का एक फर्दर मजीद यूनिट हासिल करने के लिए, उस रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी बच्चे? कमोडिटी X का एक मजीद यूनिट, एक फर्दर यूनिट हासिल करना चाहता है कंज्यूमर। कमोडिटी X का एक फर्दर यूनिट हासिल करने के लिए कमोडिटी Y के जितने नंबर ऑफ यूनिट को सेक्रीफाइस करेगा, कुर्बान करेगा, छोड़ देगा, वो नंबर ऑफ यूनिट्स कहलाएंगे, शाबाश, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई है. The rate at which one commodity is substituted to an other commodity is called marginal rate of substitution. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? The rate at which one commodity is substituted to an other commodity. If consumer wants to get a further unit of commodity X, then the number of units that he must have to sacrifice of commodity Y is called marginal rate of substitution. commodity X का एक मजीद यूनिट हासिल करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूमर को commodity Y के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, कुर्बान करने पड़ेंगे, वो रेट कहलाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जी अब बचे नेक्स्ट. अब आप लोगों ने वर्किंग करनी है, जरा गौर से सुनिएगा. मुझे बताइएगा, एक मजीद यूनिट हासिल करना चाहता है कंज्यूमर कमोडिटी एक्स का. शाबाश. कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है इस सिचुएशन में? बताइएगा बच्चे. बिल्कुल ठीक हो गया जी मोहम्मद अहसन साहब, 3:1. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा अब नेक्स्ट अगेन बताएं मुझे. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही. जज़ाकुमुल्लाह खैर. 2:1 और लास्ट वन 1:1. 1:1. जज़ाकुमुल्लाह खैर. बिल्कुल ठीक हो गया जी मोहम्मद एहसन शाह बच्चे. सर लेकिन जब हम ग्राफ एक तरह का बनाएं तो हम पहले हमेशा एक्स एक्सिस को लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें पहले एक्स एक्सिस को नहीं लिखना चाहिए, यानी कि एक यूनिट हम लोग गेन करने के लिए अभी एहसन जंप नहीं करना है इस टॉपिक में, प्रॉब्लम हो जाएगी. मैं भी समझाता हूँ इसमें बच्चे, आप मेरी बात सुनिएगा. इसमें जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई का, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम दो कमोडिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप शो कर रहे हैं. यहाँ पे कोई वेरिएबल वैसा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ही कमोडिटीज हैं. एक कमोडिटी एक्स पे आ जाएगी, दूसरी कमोडिटी वाई पे आ जाएगी. लेट्स सपोज अगर हम कह देते हैं एप्पल, और दूसरी सिचुएशन में आपने भी पढ़ी स्ट्रॉबेरी, तो आप एक एप्पल ये भी कमोडिटी है, स्ट्रॉबेरी भी कमोडिटी है. एक कमोडिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी कमोडिटी को वाई एक्सिस के अलोंग ले लेंगे. ठीक. लेकिन सर इसमें ये जरूरी है कि हमने जो पहली रेशियो वो हमेशा पहले सैक्रिफाइस रेशियो लिखनी है. हाँ, इसमें आप लिखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अगर वैसे भी लिख लें तो बेहतर है. ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन y4x लिख दिया जाता है. x4y भी होती है एक कैलकुलेशन और एक y4x भी होती है. अभी उस कंफ्यूजन में मैं तभी आपको लेके नहीं जा रहा. अभी सिंपल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ. ठीक है, ठीक है सर. हाँ जज़ाकुमुल्लाह खैर. अच्छा अब जरा अजम्पशन पढ़नी है तो हमें थर्ड वन अजम्पशन पढ़नी. थर्ड वन अजम्पशन पढ़ने लगा हूं. उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिमिनिशिंग. क्या नाम है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. हमारी अजम्पशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या करेगा? डिमिनिश करेगा. डिमिनिश से क्या मुराद? डिमिनिश से मुराद ये देखिए, ये हमने टेबल में बनाया है. डिमिनिश से क्या मुराद? पहले एक यूनिट अगर कमोडिटी एक्स का हासिल करने के लिए कंज्यूमर को 4 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे थे, अगली दफा कंज्यूमर को 4 नहीं बल्कि उससे कम यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े. रेट डिमिनिश कर गया ना. अगले की सिचुएशन में क्या हुआ कि कंज्यूमर को एक फर्दर यूनिट कमोडिटी एक्स का हासिल करने के लिए अब 4 यूनिट वाई के सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ रहे बल्कि 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं. इसके बाद फर्दर यूनिट कमोडिटी एक्स का हासिल करने के लिए अब 3 यूनिट भी सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ रहे बल्कि 2 यूनिट सेक्रीफाइस.
ये रेट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, डिमिनिश करता जा रहा है। इसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल अजम्पशन है हमारी, बिल्कुल सही समझे आप लोग। तो ये है हमारी अजम्पशन। इसी अजम्पशन पे बच्चे मैंने पूरे का पूरा ये टेबल बना के आपको बात समझा दी। समझ आ रही है ना बच्चे बात? आप 20 से भी कर सकते हैं बच्चे, ये फिगर्स है ना, मैंने एक सिंपल फिगर्स ले ली, आप 20 से भी ले सकते हैं। भी एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि मैं फिगर्स 20 से, बिल्कुल 20 से भी कर सकते हैं आप। अजम्पशन ली है ना मैंने ये टेबल, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट और इक्वी मार्जिनल रेट में भी आप फिगर्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, अजम्पशन है। लेकिन कोशिश कीजिएगा इतनी फिगर्स लीजिएगा ताकि आपकी डायग्राम भी ठीक बन सके, प्रॉपर डायग्राम बन सके। मैं फिगर्स वो कोशिश कर रहा होता हूँ जिसमें मेरी डायग्राम प्रोमिनेंट बन सके, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है ना बच्चे, क्लियर हो गया बच्चे? तो थर्ड वन अजम्पशन हमारी क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हर दफा ये रेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये डिमिनिश करेगा। क्या मतलब, इनिशियली अगर हमें कमोडिटी एक्स का एक फर्दर यूनिट हासिल करने के लिए 4 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं कमोडिटी वाई के, नेक्स्ट टाइम हमें 4 यूनिट सेक्रीफाइस ना करने पड़े बल्कि उससे कम यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े, उससे फर्दर फिर कम यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े, मींस टू से ये रेट डिमिनिश करता जाएगा। इसी वजह से इस असम्पशन को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बच्चे एक बात और याद रखिएगा, जब हमारे पास एक कमोडिटी एक्स की तादाद बढ़ती जाएगी हमारे लिए उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा, और कमोडिटी वाई जिसकी हमारे पास कमी होती जाएगी, जिसकी हमारे पास शॉर्टेज मतलब कमी होती जा रही है, जिसकी तादाद हमारे पास कम रहती जा रही है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ती जाएगी, उसकी यूटिलिटी उसकी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये भी इस कॉन्सेप्ट की स्टोरी है बच्चे। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे अब जरा पढ़िएगा आप लोग इस थर्ड वन अजम्पशन को, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जल्दी से पढ़िएगा। जी मोहम्मद इमरान साहब, बाकी लोगों ने भी पढ़ लिया बच्चे? देखिए बच्चे, आप लोगों की कुछ बातें ठीक भी होंगी, लेकिन आप लोग ना मेरी बात सुनिएगा। जैसे बच्चे मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक, बिल्कुल ये कानून देखिएगा एट द एंड जब हम प्रूफ करेंगे ये वही रिजल्ट्स हमें शो करवाएगा जो हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में रिजल्ट्स पढ़े हुए। लेकिन फर्क बड़ा वाज़ेह है इसमें। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम कह रहे थे यूटिलिटी कम होती जाएगी, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन में कमोडिटी वाई के नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते जाएंगे। तो तभी अगर आप मुझे कहेंगे ना ऐसे ही जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, तो मैं फिर आपकी बात की तरदीद कर दूंगा, मैं कहूंगा ना ऐसे ना करो, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ जाएगी आप लोगों के इन बिटवीन। ठीक है ना बच्चे, तो ये वहां पे हमने कौन सा पढ़ा था, यूटिलिटी कम हो रही है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो नंबर्स हैं कमोडिटी वाई के, हम वो सेक्रीफाइस पहले ज्यादा कर रहे थे एक्स का एक फर्दर यूनिट हासिल करने के लिए। जैसे जैसे हम कमोडिटी एक्स के नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, हर अगले नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने से जितने नंबर ऑफ यूनिट हम कमोडिटी वाई के सेक्रीफाइस करेंगे वो पहले की निस्बत कम होते जाएंगे, ये रेट डिमिनिश करता जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी बच्चे, ये फर्क है सिर्फ इसके अंदर। अच्छा बच्चे, हाफिज साहब
मेरी बात सुनिएगा, इकोनॉमिक्स, जैसे हम ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये नेचुरल साइंसेस में नहीं फॉल करता, ये सोशल साइंसेस में फॉल करता है। सोशल साइंसेस बिहेवियरल साइंसेस होती हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और ये ओन अजम्पशन, जैसे हम अजम्पशन ले रहे हैं तो उस अजम्पशन में हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो उसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सही है। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जैसे आपके एक पर्सन कहता है जी मुझे एप्पल स्ट्रॉबेरी से ज्यादा अच्छा लगता है, और दूसरा पर्सन कहता है मुझे तो एप्पल अच्छा ही नहीं लगता, मैं तो एप्पल खा ही नहीं सकता हूं। तो ये सोशल साइंसेस, तो ये अजम्पशन इसमें जरा ज्यादा कंपैरेटिवली नेचुरल साइंसेस की निस्बत इसमें अजम्पशन ज्यादा यूज होती है, ठीक है ना बच्चे जी। जी डेफिनेशन की मैं लास्ट लाइन दिखा देता हूँ, बिल्कुल सही हो। जी बच्चे, एज पर डेफिनेशन इसकी टोटल सेटिस्फेक्शन सेम है जी। ये देखिएगा, ये डेफिनेशन, ये ले जी, ये आपके सामने मैंने डेफिनेशन ओपन कर दी। मुझे जिस बच्चे ने कहा है वो साथ ही रिस्पॉन्स दे दीजिएगा जैसे ही वो नोट कर ले। जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, अभी तक हमने 3 अजम्पशन पढ़ी। पहली अजम्पशन क्या है? रैशनैलिटी। कंज्यूमर लिमिटेड रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है। ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब यूटिलिटी को हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हम यूटिलिटी को रैंक करते हैं। थर्ड वन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश करेगा। हर कमोडिटी एक्स के फर्दर यूनिट को हासिल करने के लिए हमें पहले इनिशियली कमोडिटी वाई के यूनिट्स ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते जाएंगे। ये रेट कहलाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमारी चॉइसेस, जैसे प्रेफरेंसेस है, ए को मैं बी पे प्रेफर करता हूँ, बी को मैं सी पे प्रेफर करता हूँ, ये हमारी चॉइसेस है। इसी तरह से मैंने कॉम्बिनेशंस बना लिए हैं, ए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। अब हमारी अजम्पशन ये है, फोर्थ वन अजम्पशन, कि ये चॉइसेस, ये कॉम्बिनेशंस कंसिस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस। क्या वर्ड बोलते हैं बच्चे? कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस। मुस्तकिल मिजाजी, ये हमारे अंदर बड़ी कम है, मुस्तकिल मिजाजी। सीए में मुस्तकिल मिजाजी सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आप अगर पढ़ाई करते हो तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ाई करो, तो इंशाल्लाह कोई चीज आपको रोकने वाली नहीं है जो आपकी कामयाबी की राह में रुकावट पैदा करे, इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो अमल, चाहे वो मिकदार में कम ही क्यों ना हो, ठीक है ना बच्चे, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया जाए, हमेशा किया जाने वाला अमल अल्लाह को बड़ा पसंद है। और उस हदीस में बयान किया है कि अगर कोई इंसान नेकी करता है, कब नेकी करता है? जब अल्लाह ने उसको ताकत दी हुई थी, अल्लाह ने उसको सेहत, ताकत, सेहत दी हुई थी, और उसके पास फारिग औकात भी थे नेकी करने के, तो वो नेकी करता था, उसको उसका अजर हमेशा मिलता रहेगा। हाँ, अगर कभी उसके पास वक्त उस ना हुआ और वो उस वक्त के ना होने की वजह से वो नेकी ना कर पाए, तो फिर भी उसके नामा अमाल में ये नेकी लिखी जाएगी, क्योंकि अगर उसके पास वक्त होता तो वो नेकी ये करता। दूसरी बात ये जान लीजिएगा, अब उसके पास सेहत नहीं रही, वो बीमार हो गया, अब वो बीमारी के आलम में वो नेकी नहीं कर पा रहा,
अब भी नामा माल में उसके वो नेकी लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास अब सेहत नहीं है। तो मुस्तकिल मिजाजी से अगर आप कोई अमल कर रहे हो तो वो तो हमेशा आपके नामा माल में लिखा ही जा रहा होता। तो मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी हमारे अंदर बहुत बहुत बड़ी इसके अंदर कमी है, अलमी है। हम नमाजें शुरू करते हैं तो हम क्या एक दिन के 2 दिन के नमाजी बनते हैं, हमारे नमाजों के अंदर हमेशगी नहीं रहती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमेशगी हमेशा रहने वाला नमाजी बनाए, ठीक है ना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इबादत को कबूल भी फरमा ले। जी बच्चे, ये कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस में तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? जी बच्चे, अब इसके बाद बच्चे फिफ्थ वन अजम्पशन, ये तो बड़ी सीधी सी अजम्पशन है, ये तो आप पढ़ लेंगे। चले पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। पढ़े फोर्थ वन अजम्पशन, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस। कंसिस्टेंसी मोहम्मद रहील बच्चे, कंसिस्टेंसी है कि जो भी आपने कॉम्बिनेशंस या जो आपकी प्रेफरेंसेस है वो कंसिस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। हमारी ये अजम्पशन, जैसे हमने कहा कि आपको ए कमोडिटी बी से ज्यादा अच्छी लगती है, बी कमोडिटी सी से अच्छी लगती है, तो ये आपकी एक प्रेफरेंसेस है, आपकी एक चॉइस है। वो आपकी चॉइस कंसिस्टेंट रहेगी, वो बदलेगी नहीं। आपकी जितनी भी चॉइसेस है वो कंसिस्टेंट। अच्छा जी बच्चे, अब जो अगली अजम्पशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रांजिटिविटी भी कहते हैं। पहले इसकी एग्जांपल समझिएगा, फिर मैं इसका नाम लिखता हूं आपके साथ। लेट्स सपोज बच्चे, अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरी की निस्बत, ये उसकी पहली प्रेफरेंस है, चॉइस है। दूसरी वो बात ये कह देता है कि मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है चेरी की निस्बत। मुझे चेरी इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद, और मुझे एप्पल स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं अगर कंपैरिजन करना चाहूं, मैं आपसे पूछूं और मैं कहूं कि बताएं एप्पल में कंपैरिजन करना है उसने और किसमें, चेरी में, बताएं उसको एप्पल अच्छा लगता है या चेरी। आप कह दे नहीं जी उसे चेरी ज्यादा पसंद है एप्पल की निस्बत, तो क्या ये बात ऑपोजिट नहीं हो गई? उसने कहा जी मुझे एप्पल स्ट्रॉबेरी से अच्छा लगता है और स्ट्रॉबेरी मुझे चेरी से ज्यादा पसंद है, और हम कहते हैं जी एप्पल और चेरी में नहीं, उसे एप्पल कम पसंद है चेरी से, चेरी उसे ज्यादा पसंद है। ये तो बात ही गलत है, ये तो कंट्राडिक्शन नहीं हो गई? कंट्राडिक्शन हो गई ना, शाबाश, कंट्राडिक्शन हो गई है। अब क्या है हमारी अजम्पशन, क्या है? हम कहते हैं प्रेफरेंसेस जो होंगी, प्रेफरेंसेस जो होंगी आर नॉट, नहीं होनी चाहिए सेल्फ कंट्राडिक्टरी। preferences are not self contradictory, preferences self contradictory नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज वो कहता है a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, और अगर कह दिया जाए a ग्रेटर देन c, क्या ये बात ठीक होगी? नहीं ठीक होगी, ये तो कंट्राडिक्टरी हो गई। तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं हो सकती, इसे हम ट्रांजिटिविटी भी कह देते हैं। प्रेफरेंसेस आर नॉट सेल्फ कंट्राडिक्टरी। जी अब पढ़ें जरा इस
अजम्पशन को बच्चे जल्दी से, फिफ्थ वन अजम्पशन पढ़िएगा। जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बच्चे अब नेक्स्ट सिक्स्थ वन कॉन्सेप्ट, गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूटेबल। तभी तो हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो 6(1) गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल। एक दूसरे के साथ गुड्स क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। जैसे हमने टेबल बना के ये बात समझी, हमने क्या कहा, हमने कहा कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, दो कमोडिटीज हैं। हम कमोडिटी वाई के कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करके कमोडिटी एक्स का फर्दर यूनिट हासिल करना चाह रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों गुड्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। शाबाश, ये कॉन्सेप्ट है गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। आप सब लोगों ने बिल्कुल सही पिक भी कर लिया है, कुछ बच्चों ने, कि जी ये वही असम्पशन है जो हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ी थी। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे आप। ठीक है जी बच्चे, ये पढ़िएगा बच्चे असम्पशन। हमारी असम्पशन यहाँ पे मुकम्मल हो गई और इंडिफरेंस कर्व की सिर्फ डायग्राम रह गई है, बाकी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब मैं इसके डायग्राम बनाने वाला हूँ। डायग्राम में सिंपल बनाऊंगा, टाइम कम है, आप लोग टेबल की मदद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके डायग्राम पे हमें अच्छी खासी डिस्कशन करनी है और प्रॉपर्टीज में जाके हम इसकी डिस्कशन करेंगे, जो हमारा कल का टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हमारी बात कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व से स्टार्ट। अच्छा बच्चे, वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर कर रहे हैं कमोडिटी वाई, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम बच्चे मेजर कर रहे हैं कमोडिटी एक्स। वाई एक्सिस के अलोंग कमोडिटी वाई, एक्स एक्सिस के अलोंग कमोडिटी एक्स, और उन दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप है, इंडिफरेंस कर्व। ऐसा कर्व बनेगा बच्चे। ये बच्चे 4:1, इसके बाद बच्चे 3:1, ये 1 ही आना है, इस तरफ मैं लिख ही नहीं रहा हूं। 2:1 और ये 1:1। तो ये रेट क्या करता जा रहा है बच्चे, डिमिनिश करता जा रहा है। ठीक है ना बच्चे। तो आईसी की स्लोप क्या शो कर रही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आईसी की स्लोप क्या शो करती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
तो बच्चे आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस आज पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और सेकंड वन इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, टेबल और डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत। ठीक है, तो बच्चे आपने हैंडआउट से इतना तैयार कर पास पेपर्स क्वेश्चंस। जी बच्चे, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इनडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम है। इनडिफरेंस कर्व को बच्चे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये आपकी बच्चे ये आपका होमवर्क है, आपने इसको सॉल्व करना। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, नरेट द बेसिक assumptions applicable to the indifference curve approach। ठीक होगा जी बच्चे। उसके बाद बच्चे अगेन assumption देखिएगा, रिपीट हो रही है सी पॉइंट में, assumptions of indifference curve approach, और indifference curve की स्टेटमेंट पूछी गई है, टेबल और डायग्राम से भी उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी बच्चे। जी बच्चे, ये दोनों क्वेश्चंस पास पेपर्स में किस तरह से आ चुके हैं मैंने आपको बता दिया। अच्छा बच्चे, एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ एक एमसीक्यूज है, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा बच्चे। ये एमसीक्यूज करें जरा। व्हाट विच स्टेटमेंट इज ट्रू in respect on of every point on an indifference curve? Which statement is true in respect of every point on an indifference curve? जी शाबाश, the level of satisfaction is same। तो देखिए कितना सिंपल सा एमसीक्यू एग्जाम में आ चुका होगा। अच्छा जी बच्चे, बाकी एमसीक्यूज हम गाहे बगाहे जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। एक बच्चे ने मेरे से 5th पॉइंट का पूछा है, मैं अभी अजम्पशंस की 5th अजम्पशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5th अजम्पशन जिसको हमने ट्रांजिटिविटी भी कहा है, हमने क्या कहा है कि जी 5th अजम्पशन में यह है कि प्रेफरेंसेस जो है वो आपकी सेल्फ कंट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। उसको समझाने के लिए बच्चे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल एक डिस्कस की है, मैं एग्जाम्पल आपके साथ रिपीट करता हूं। मैंने एग्जाम्पल ये डिस्कस की है कि लेट्स सपोज एक कंज्यूमर जिसको एप्पल बहुत पसंद है और उसे एप्पल स्ट्रॉबेरी से भी अच्छे लगते हैं, उससे पूछा जाए बताओ भी आपको एप्पल और स्ट्रॉबेरी में से कौन सा फ्रूट ज्यादा पसंद है, वो कहता है जी एप्पल मुझे बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा पसंद है। फिर हम कहते हैं चलो स्ट्रॉबेरी और चेरी में से बताओ आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, वो कहता है ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी, मुझे स्ट्रॉबेरी चेरी से भी बहुत पसंद है। एप्पल मुझे, अगर एप्पल और स्ट्रॉबेरी में मुझे कहा जाए ना कि आप किसको प्रेफर करोगे, मैं एप्पल को प्रेफर करूं। और अगर मुझे स्ट्रॉबेरी और चेरी में प्रेफर किया जाए, बताया पूछा जाए कि जी आप बताएं किसको प्रेफर करेंगे, तो मैं स्ट्रॉबेरी को प्रेफर करूंगा। ये इसी तरह से ही है ना, अगर आपके सामने आईफोन हो और सैमसंग हो और आपसे पूछा जाए आप किसको प्रेफर करेंगे, आईफोन। और अगर कहा जाए जी आप बताएं सैमसंग और नोकिया में से आप किसको प्रेफर करेंगे, और सैमसंग को, ऐसा ही है ना। अच्छा अगर हम कह दें अब बताओ आईफोन और नोकिया में से किसको प्रेफर करोगे, आप कहते हो नोकिया को प्रेफर करूंगा मैं, नहीं। अगर आप कह देते हो नोकिया को तो इसका मतलब आपने तो तजाद कर दिया। पहले आपने कहा था मुझे एप्पल अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरी से, फिर आपने कहा मुझे स्ट्रॉबेरी चेरी से अच्छी लगती है,
अगर हम कहें एप्पल और चेरी में कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है, तो एप्पल अच्छा लगना चाहिए। अगर आप कहते हो नहीं मुझे चेरी अच्छी लगती है, फिर इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, ये तो तजाद हो गया। इसको मैंने इस तरह से समझाया, ए और बी दोनों इक्वल हैं, बी और सी भी इक्वल है, तो इसका मतलब ए और सी भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर आप कह देते हो ए ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब क्या हुआ? शाबाश, इसका मतलब ये हुआ कंट्राडिक्शन हो गई है। तो ये लॉ कहता है कि कंट्राडिक्शन नहीं हो सकती। ठीक है ना बच्चे जी, आपस में कंसिस्टेंसी की कंसिस्टेंट रहेंगी और साथ ही साथ इनकी चॉइसेस की आपस में कंट्राडिक्शन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी बच्चे, इसे कहते हैं सेल्फ कंट्राडिक्टरी। जी हाफिज साहब समझ में आ गई बात, समझा पाया हूँ? चलिए जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एमसीक्यूज नंबर 3 मैं करवा चुका हूँ। एमसीक्यूज नंबर 3 यस सर, करवा चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल मैंने भी करवा चुका हूँ। अगर करवा चुका हूँ तो फिर बिल्कुल डिस्कस कर देते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर 3 तो चैप्टर 5 का है। नहीं नहीं, सॉरी सर, मेरे पास कोई और, मेरे पास एमसीक्यूज 3 कुछ और है। हाँ, ठीक है ना, चले जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी बच्चे, सर मेरी ना ये गूगल क्लासरूम जो है ना वो ज्वाइन नहीं हो रही, वो कह रहे हैं इस क्लास नॉट फाउंड। आपके साथ में ग्रुप में अरबाज साहब है टीए, मैं उनका नंबर शेयर करता हूँ आपको। क्लासरूम आईडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, जज़ाक। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।